नमस्कार, मैं तेजपाल नेगी हूँ और आज हम लोग कुछ अपने पत्रकार साथियों के साथ आए हैं दुल्हनजी के मोनास्ट्री में। बौन मोनास्ट्री बड़ी प्रसिद्ध है यहाँ की और वहाँ से वापसी में हम भोजन कर रहे हैं। साथ में हमारे कुछ पत्रकार साथी हैं। इनमें हैं सबसे पहले नंबर पे जो खाना खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अमर सिंह। दूसरे साथ में हमारे करण भाई और तीसरे नंबर पे मेरी एकदम बगल में बैठे हुए हैं सुरेश राजटा जी। अब हम लोग क्या देख के आए, खाना खाते खाते जरा इस पे भी चर्चा हो। लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। हम खाना खाते हुए कुछ चर्चा कर लें, क्या देख के आए, क्या राजनीतिक माहौल सिरमौर के इस सीमावर्ती सोलन सिरमौर के इस इलाके का है। लोगों की नब्ज हमारे साथियों ने किस तरह से भांपी, जरा थोड़ी थोड़ी एक झलक। उसके बाद आपको जो हमने काम किया वो अलग से एपिसोड बना के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले सुरेश भाई राजटा साहब हैं और राजटा साहब बताएंगे कि क्या उनको इस एरिया में समझ में आया राजनीतिक परिदृश्य। देखिए, जहाँ तक इस एरिया की बात की जाए तो ये जो है सिरमौर में पड़ता है और यहाँ के जितने भी लोग हैं, हालांकि उनको पता है कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, ना यहाँ पे सड़कों का कोई इस तरह से अपग्रेडेशन हुई है, ना स्कूलों की हालत भी ख़राब है और हॉस्पिटल की भी हालत ख़राब है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो बोलने को तैयार नहीं होते हैं। कई जगह तो लोग जो है वो जब राजनीतिक चर्चा होती है या किसी भी नेता या नेताओं की, चाहे उसमें कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनकी जब चर्चा होती है तो लोग जो है बोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। अगर तैयार होते भी है तो वो जो है वो कई लोग तो ऐसे हमें मिले हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि भी यहाँ पे विकास भी नहीं हुआ है और सड़कें भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो है जो वर्तमान में सांसद है उन्हीं को ही वोट करेंगे। ये एक तरह से जो है वो उनकी भक्ति कह लीजिए आप या कुछ और कह लीजिए, ये इस तरह से शो कर रहे हैं। तो चलो अच्छी बात है, ये अपने सबके अपने विचार हो सकते हैं, सबके अपना वो सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन हाँ, हमारा यही कहना है कि लोगों को जो है वो हमारा संदेश भी यही रहेगा कि लोगों को जो है जब तक वो बताएँगे नहीं अपने एरिया की बात को, अपने रखेंगे नहीं मीडिया के सामने, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा या नेताओं को भी पता नहीं चलेगा कि भी जो है वो क्या कमी है, क्या जो है वो इलाके का विकास कैसे करना है। फीडबैक होना जो है वो एक तरह से बहुत ज़रूरी है। एक स्वस्थ राजनीति के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद हमारे जो दूसरे साथी हैं वो भी इस पे चर्चा करेंगे। एक अच्छी चीज़ निकल के आई कि चूँकि दोनों प्रत्याशी स्थानीय हैं और निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका अपना संपर्क भी हर गाँव, हर इलाके में है। तो उसको देखते हुए भी लोग थोड़ा खुल के बोलने से कतराते हैं। लेकिन ये भी सच है कि क्षेत्र के जो विकास के मुद्दे हैं, वो रिश्तेदारी या जान-पहचान की भेंट ना चढ़ जाए। तो निश्चित रूप से जब आप वोटिंग करते हैं तो कुछ मुद्दों को लेके वोटिंग करते हैं और ये जो विकास या स्थानीय मुद्दे हैं, ये भी हवा-हवाई ना हो जाएँ, उन पे जान-पहचान या रिश्तेदारी भारी ना पड़ जाए। तो क्या कहना है करण भाई का इस पे? सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मगर मैं इसमें जो मैं खुद देख रहा हूँ ग्राउंड लेवल में आप लोगों के साथ, मैं खुद फील्ड में हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ, रिश्तेदारी की आपने बात बड़ी अच्छी कही, मगर ये भी कह सकते हैं कि लोग खुल के सामने आना भी नहीं चाह रहे। वो इसी रिश्तेदारी की बात करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि अगर हम सामने आके बोलते हैं, तो कल को हमने कोई काम करवाना है, तो वो रिश्तेदारी की भेंट चढ़ जाएगी, जो मेरी अपनी थिंकिंग है। मगर बात करेंगे जो ग्राउंड लेवल में हम देख रहे हैं, सड़कों के लिए लोग पर्सनली विदाउट ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे का ऑफ द रिकॉर्ड जो बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सच में इस एरिया में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई विकास नहीं हुआ है, रुका पड़ा है, ये कह सकते हैं, युद्ध किया गया है। अब सोलन की बात करते हैं, सोलन में जब जनता से हम बात कर रहे हैं, तो जनता कहती है कि हमारे जो सांसद है, कई लोग उससे जो ग्राउंड लेवल में बात करी है, उन्हें ये भी नहीं पता
कि सांसद है कौन। जो लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका ये भी कहना है कि सांसद है कौन। कुछ एरिया में जा रहे हैं तो कुछ एरिया में लोग ये कह रहे हैं कि हमें खेती बाड़ी से हटके ही टाइम नहीं लग रहा कि हम और चीजों की ओर ध्यान भी दें। अब वो बात तो उनकी बिल्कुल सही है देखा जाए तो, मगर जो दुकानदार है स्थानीय, या ये कह सकते हैं कि जिन्होंने अपना बिजनेस खोल रखा है छोटा मोटा जो चल रहा है, या फिर कहते हैं ट्रांसपोर्ट वाले की बात कर लेते हैं, उनका कहना है कि हमारे एरिया में सांसद आते हैं जाते हैं, मगर कभी उन्होंने वोट के टाइम पे ही उनकी जी हजूरी होती है, उसके बाद वो दूर दूर तक कहीं दिखते नहीं। अब बात करते हैं जैसे कि अभी हम ओझघाट, आपने बताया दुलांजी की सड़क है, काफी समय से देखा है कि ये सड़क एक बॉन मोनेस्ट्री, आपने भी बताया कि बॉन मोनेस्ट्री रोड में हम गए, इस रोड की हालत 2017 में जब मुसाफिर उन्होंने एक कहते हैं हेल्थ सेंटर का नीचे शिलान्यास, हाँ शिलान्यास वहाँ पे किया हुआ है, मगर देखा जाए तो 2017 से वहाँ पे एक रेत और ईंट भी देखने को नहीं मिले, एक शिलान्यास ठीक है। हाँ, कुछ कहाँ बनना था वो हेल्थ सब सेंटर, कहाँ बनना था वो जगह ही नहीं दिख रही है, जबकि 2017 में उसका शिलान्यास किया गया था। इसमें एक बड़ी अच्छी बात मैं कहूँगा कि ये लक है, कई जगह देखा जाए कि पट्टिका चोरी होती है, कहीं पे तोड़ दी जाती है, मगर ये 2017 से फिर भी दीवार शिलान्यास की खड़ी है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कह रहे ये भी बहुत अपने में बहुत बड़ी बात है। बात आ गई अब डेवलपमेंट की, सड़कों के हाथ आपने भी देखी है कि क्या है आज तक इसमें, क्या किसी भी सांसद की बात कर लेंगे या कैसे स्थानीय प्रधान होगा या कोई भी होगा, क्या उन्होंने कभी सड़कों की ओर ध्यान नहीं दिया। एक तरह से पर्यटक दृष्टि से देखेंगे बहुत ही बेस्ट जगह कहते हैं, क्योंकि हिमाचल सोलन की बात करेंगे, नियर बाय सिरमौर की बात करेंगे, एक बहुत ही पुरानी बॉन मोनेस्ट्री है। पॉपुलेशन की बात करें कई गांव भी साथ है और लोग आना जाना भी करते हैं। वोट के टाइम तो मंत्री अपने चक्कर लगा लेते हैं, मगर जब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल में काम करने की बात होती है तब वो कहीं नहीं दिखते। जो लोगों की हमारे पास जो बातचीत आई है, जिसमें हमने लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट ली है, ये कुछ बात है। वैसे ही बाजार की बात करते हैं, ओझघाट की बात करते हैं, ओझघाट में जब लोग कैमरे में नहीं आना चाहते, मगर उन्होंने ये जरूर बताया कि सड़कों का काम तो हो रहा है, बस सिर्फ वो काम हो रहा है पैच वर्क, गड्ढे बनने का, बाकी इसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई काम नहीं। वहीं अगर कॉलेज के बच्चों की बात करते हैं, थोड़ा सा बच्चों की ओर जाते हैं, यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन हब है, 0 पॉइंट जिसको बोलते हैं वैसे लोग अक्सर ओझघाट के साथ, बारिश के दौरान बच्चे वहाँ पे भीग रहते हैं, किसी भी प्रकार का रेन शेल्टर तक उस पॉइंट में नहीं है। अभी भी देखेंगे इतनी धूप है, गर्मी का सीजन, मगर बच्चे फिर भी वहाँ पे अपनी छतरी लेके बसों का वेट कर रहे हैं, गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, तो गर्मी में धूप का हाँ, मगर लोग ध्यान अपने जो सांसद की बात करते हैं या फिर जो भी यहाँ पे स्थानीय विधायक है या फिर एक ऐसे प्रधान है, किसी ने भी इस और किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। कहने के लिए हम कहते हैं कि सोलन से ज्यादा दूर नहीं, 12 किलोमीटर डिस्टेंस में ओझघाट, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में नौनी, और नौनी को बड़ा ही एक गांव कह सकते हैं कि बड़ा ही माना हुआ गाँव है, कई पुरस्कार भी उसको मिले हैं। वहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत कार्य जो किया गया, प्रॉपर नौनी की बात करें, बस प्रॉपर नौनी, नौनी से थोड़ा आगे पीछे अगल बगल हो जाएंगे तो किसी भी प्रकार का कार्य यहाँ पे अभी तक देखने को नहीं मिला। ये अभी मेरे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट, बाकी आप लोगों से आपने भी चर्चा की है, आपको भी ग्राउंड रिपोर्ट का पता लगा है कि क्या है क्या नहीं। हमारे साथ अमर भाई भी हैं और ये इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो इनको नब्ज के बारे में, स्थानीय लोगों की क्या समस्याएं हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। और ओवर टू अमर। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले एक जो मेन बात है सर, जो एक वोट बैंक होता है, युवा है, कर्मचारी है और साथ में हमारे किसान भाई। चलो युवाओं को होप होती है कि एक हमें नौकरी मिले, किसानों को होप होती है कि हमें थोड़ी सब्सिडी मिल जाए, एमएसपी लागू हो जाए, वो है। कर्मचारियों को रहता है हमारी पेंशन लग जाए और थोड़ा वेतन और बढ़ जाए। पर इसके इंस्पाइट अगर हम देखें ये ओवरऑल, तो एक तरह से हम कह सकते हैं किसानों को कोई लेना देना ही नहीं सरकार से, कुछ लेना देना नहीं। वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। सरकार 6,000 वो दे रही है, 2-2 हज़ार करके किस्तों में, क्या दे रही है। और जो सब्सिडी मिलती है टाइम टू टाइम नहीं मिलती। आज ले लिया कोई इंस्ट्रूमेंट, मान लो मैंने पावर वीडर ले लिया, तो उसकी जो ये आनी है थोड़ी, जो ये मिलती है उन्हें धनराशि, तो वो सालों तक अटकी हुई है, आ नहीं रही है। इससे हम साफ देख सकते हैं कि किसानों को कोई लेना देना ही नहीं सरकार से। वो बस एक दिन जाएंगे वोट डालने, जी हाँ आज महापर्व है, वोट डाल दिया, दैट्स इट। उसके बाद ना उनको पूछने वाला ना कोई देखने वाला, और उनको कोई उम्मीद भी नहीं है। एक्चुअल सी बात है, अगर हम किसानों से बात करेंगे
तो वो साफ इनकार करने क्या बोला, हमारे को ना कुछ लेना है सरकार से, ना कुछ देना है। सरकार से लेना देना किसको है? जो जुड़े हुए सिर्फ राजनीति से, जो नाम दिखाना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े। अगर हम सरकारी ये जो खबरें हैं, राजनीतिक खबरें मान लें, इस वक्त हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, चाहे बड़े बड़े चैनल्स में, किसान क्या दिखेगा? बहुत मुश्किल, बहुत रेयर है। अभी भी ऐसे इलाके हैं गांव में जहाँ पर किसी के पास टीवी नहीं है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, जहाँ को सड़कें नहीं है, जहाँ को साधन नहीं है। तो कम से कम हम मान सकते हैं कि जो 30-40% जनता ऐसी है जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास कोई ये जो सूचना का आधार नहीं है, वो सरकार से कनेक्टेड नहीं है, सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या पॉलिसी निकाल रही है, कोई भी उनके पास ये सूचना नहीं पहुंच रही है। और बल्कि इस पर फोकस करना चाहिए कि कैसे उनको अपने साथ जोड़ा जाए, इसको कोई नहीं देख रहा है। जो अब हम कहते हैं अभी जा कहाँ रहे हैं, जो थैंक यू, 4 नहीं 3 ही बोली थी, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, जैसे कार्यकर्ता प्रचार के लिए जा रहे हैं, जा कहाँ रहे? जहाँ पर उनको पब्लिक मिल रही है। गांव में कोई नहीं जा रहा, एक एक के घर में कोई नहीं जाएगा वोट मांगने। जहाँ पे उनको लगता है ना कि 500 पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, वहां जाएंगे। जहाँ लग रहा है 1000 पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, वहां जा रहे हैं। जहाँ पे एक ऐसा घर है जहाँ पे गांव में चलो 4 घर है, वहां कोई नहीं जा रहा है गाँव में। तो ये गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो जो अनकनेक्टेड लोग हैं, जो अछूते लोग हैं, इससे उनसे कनेक्ट किया जाए। शहर में तो सबको पता है, शहर में बहुत विकास है। हम कहते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ रेन शेल्टर नहीं। ये बहुत छोटी माइन्यूट प्रॉब्लम है सर। यदि आप गांव के स्तर पर जाएंगे, अगर आप नीचे ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, तो ये बहुत ही माइन्यूट प्रॉब्लम है। और उनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, किसी के घर से पानी टपक रहा है, शहर में टपक रहा है किसी के छत से पानी। हम यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जी? नाला नाला बंद हो गया, ये शहर वालों की प्रॉब्लम। पर उनका प्रॉब्लम है कि नाला घर में घुस गया है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स गांव में देखने को मिल रही है, और वो अभी भी अनटच है। हम कह सकते हैं चाहे इम्प्रूवमेंट से वहाँ पर कोई भी, कई ऐसे गांव हैं। मेरी इस क्षेत्र की बात करें, सिरमौर के कई ऐसे क्षेत्र हैं, गिरिपार की बात कर लें, बहुत सारे। अभी पीछे जैसे मैंने एक वीडियो वायरल हुई मेरे चैनल के थ्रू, तो वहाँ पे एक कॉल में मेरे को आई कि आपने ये मतलब पोस्ट की, आप ये इरेलीवेंट चीजें डाल रहे हैं। अब जो रिलेवेंट है चीजें हैं, जैसे कि विकास की बातें हैं, मेरे को भी फील हुआ कि नहीं, दैट वाज ट्रू थिंग जो उसने कही कि यहाँ पर एक औरत है, उसके घर में तिरपाल नहीं, उसका घर गिर गया है, उसको ना कोई पूछ रहा है। मैंने पूछा मैं क्या प्रधान वगैरह, उन्होंने क्या करना, चादर के पल्ले दे देंगे, तिरपाल दे देंगे, क्या कर लें। लेकिन समस्या उसका पुनर्विस्थापन है। ये सही बात है। और ये जो हम आपातकालीन व्यवस्था देते हैं, है ना, वो थोड़ा सा है। आ, आ, आपको बता दें, हमारा खाने पे चर्चा जरूर खत्म हुई है, लेकिन चाय पे चर्चा शुरू हो चुकी है। और दूसरे चरण की चर्चा में एक सवाल बड़ा गंभीर है। आज सोलन में पत्रकार वार्ता थी एक राजनीतिक दल की। वहाँ मुद्दा ये उठा कि राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में स्थापित भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वो चाहते हैं कि स्थानीय मुद्दे पे चर्चा न हो और राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 हटाने का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक वाला मुद्दा हो, वो उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। मेरा सवाल राजनाथ साहब से है कि क्या जो 2014 और 2019 में एक मैजिक चला था, वो मैजिक ग्रामीण इलाके में आपको कितना दिखाई पड़ रहा है इस समय? देखिए, जहाँ तक मोदी मैजिक की बात है, तो हालांकि लोगों को ये तो है ही है कि भी मोदी जो है वो जैसे न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से जिस तरह की एक तरह से वेव चली है कि भी मोदी ने जो है वो क्या नाम विश्व स्तर पे ऐसा काम किया है ना, नेशनल स्तर पे ऐसा काम किया है, इकोनॉमी को उधर ले गए हैं, इधर ले गए हैं, जो जिस तरह का जो उन्होंने नैरेटिव चलाया है, उसी हिसाब से तो लोग जो है वो कहीं न कहीं उनकी तरफ आकर्षित है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं इस बीच में, वो जो है कहीं न कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस जो है वो मोदी पे कर रही है। अब जिस तरह से आज प्रेस वार्ता हुई,
तो उन्होंने जो है वो जो सांसद साहब है उनके कुछ उपलब्धियां गिनवाई कि भी सड़कें जो है वो सांसद की सहमति के बगैर जो है वो केंद्र से बजट आ नहीं सकता है, या जो भी कोई और स्कीम में जो भी पैसा आया है वो उनकी सहमति से आया है या उस तरह से है। लेकिन लोगों को जो है इस बारे में नॉलेज नहीं है, पहली तो ये। दूसरी बात ये है कि जब हम इन सब चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, तो जिस तरह की वो बता रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया 1 साल में लगभग मेरे हिसाब से जो है वो सांसद को मिलता है ना? ठीक है, तो एक 17 विधानसभाओं में यदि हम देखें तो 5 करोड़ कुछ भी नहीं होता है। एक सड़क आपने बनानी है, तो उसी में ही लग जाएगा वो 5 करोड़ रुपया। या कहीं आपने स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, कहीं हॉस्पिटल बनाना है, तो अगर उसके इक्विपमेंट कितने महँगे हैं। अगर आप जो है वो एक्स-रे मशीन या अल्ट्रासाउंड की मशीन की बात कर लें, तो वो भी बहुत महँगी है और ये सुविधा है ही नहीं है यहाँ पे। मतलब अगर आप जो है वो छोटे अस्पतालों में जाएँ, जैसे कंडा घाट की तरफ चले जाएँ या जो है वो धर्मपुर की तरफ चले जाएँ, उस उन इलाकों में इस तरह की सुविधा है नहीं। और अगर यहाँ की जो जिला स्तर का जो अस्पताल है, अगर वहाँ भी जाया जाए, तो वहाँ भी कई बार जो है वो प्राइवेट को लिख लेते हैं या कहीं इस तरह। तो इस तरह के जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो जो है वो कोई उठा नहीं रहा है। चाहे आप कांग्रेस की बात ले लो, कांग्रेस तो अब जैसे नगर निगम की बात कर लो, नगर निगम में जो है वो कांग्रेस ने वादा किया था कि हम फ्री में पानी देंगे और जो है वो इसका कोई बिल नहीं आएगा। मतलब ये उनका चुनावी मुद्दा था उस टाइम और मैनिफेस्टो में भी था। लेकिन अब क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में, बीजेपी गठबंधन ही बोल सकते हैं, जब वाइस जो उप मेयर जो है बीजेपी का है, तो उनका ही हुआ वो गठबंधन। गठबंधन ही कहेंगे और ये मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा गठबंधन होगा पूरे मतलब देश में। हाँ, आस-पास के प्रदेशों में भी जो है इस तरह का कोई गठबंधन है नहीं है, दिखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये जो है वो जो स्थानीय मुद्दे नगर निगम के उस पे जो है बिल्कुल गौण है। ना जो है कोई पानी पे बोल रहा है। अब कई इलाके ऐसे हैं सोलन शहर के अंदर जहाँ छठे-छठे दिन पानी आ रहा है ना? कई जगह तीसरे दिन आ रहा है पानी, तो लोगों को समस्याएँ हैं। फिर अगर पानी आ भी रहा है तो कई इतनी लीकेज इतनी ज़्यादा है कि जो है वो सड़कों पे बह जा रहा है। मतलब स्टोरेज उसकी हो नहीं पा रही है ना? व्यवस्था के नाम पर जो है वो नगर निगम ज़ीरो है ना? और आईपीएच विभाग की जहाँ तक बात करें तो उनके जो कर्मचारी है या चलो कर्मचारी काम करते हैं या जैसे भी, लेकिन उनकी इस बारे में कोई योजना नहीं है कि भी किस तरह से जो है वो जो है वो इसको व्यवस्थित करें। इसकी कोई योजना उनके पास नहीं है। तो यदि देखा जाए तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो सिर्फ जो है मोदी के नाम से जो है वो पीछे हट गए हैं और लोग भी जब स्थानीय मुद्दों से जब हट रहे हैं और जो है वो जो केंद्र का मुद्दा है उस पे जो है वो अ, हावी हो रहा है, तो इस तरह से जो है वो राजनीतिक जो माहौल है वो जो है वो केंद्र पे जो है वो ज़्यादा बैठ रहा है। करण भाई, क्या लगा आपको स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे चुनाव में या मोदी मैजिक ही चलेगा? अगर लोगों को समझना होगा इस चीज़ को, जितनी भी जनता है उसे समझना होगा कि उनके एरिया में क्या काम हुआ है। अब जैसे कि रास्ता जी ने हमें बताया 55 करोड़ बताया आपने अमाउंट बताया जो सांसद को मिलता है 5 करोड़ माफ़ कीजिएगा 5 करोड़ बताया माफ़ कीजिएगा 5 करोड़ जो आपने बताया। बट मेरा सवाल ये भी रहेगा अगर देखा जाए कि सवाल की बात करें सरकार से भी और जनता से भी कि अनुराग ठाकुर भी सांसद है। अनुराग ठाकुर भी सांसद है मगर सुरेश कश्यप को कोई कई लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। मगर अनुराग ठाकुर अपने एरिया में इतना डेवलपमेंट करा कैसे? सांसद तो वो भी है, क्या हमारे जो सांसद है यहाँ के इनके पास से नहीं कि सेंटर से जाके, जबकि सेंटर बीजेपी की है, कि वहाँ से सोलन शहर के लिए कुछ लेके ना आए। लोगों को ये भी देखना चाहिए कि सांसद ने पिछले अपने कार्यकाल में कितने शिलान्यास किए, कितने उद्घाटन किए, कहाँ-कहाँ गए हुए, कैसे-कैसे किए, क्या कितना काम हुआ है, वो सारी चीज़ें उनको ज़रूर इस पे ध्यान देने की बात है। 2023-24 तक का 24 अब रही बात आज के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी, उन्होंने
हट फिर के एक ही चीज़ बोली, जो कि सीधी राष्ट्रीय मुद्दे की भाई धारा 370 हटाई है या राम मंदिर बनाया है। मगर इसमें एक गौर करने वाली बात है कि धारा 370 कश्मीर से तो हटा दी, मगर कश्मीर में क्या इनके पास कोई भी कैंडिडेट नहीं था? वहाँ पे इन्होंने अपना कोई कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? ये सोचने वाली बात है। अगर जनता इस चीज़ को गौर फरमाती है तो ऐसा हुआ तो क्यों? ये है। करण भाई ने ये मुद्दा ठीक उठाया है कि अगर पूरे देश में धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि बताते हुए वोट मांग सकती है, तो जम्मू कश्मीर में क्यों भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट क्यों नहीं? उल्टे पैर वहाँ से निकलना पड़ा और वो सीट छोड़नी पड़ी। सवाल वही है दूसरे चरण का, हमारे चर्चा के दूसरे चरण का, कि मोदी मैजिक या सुरेश कश्यप जी के काम। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा ये कि बीजेपी में जो इतनी बड़ी एक तरह से कहती है देश को जो चला रही है, इसमें एक सोचने वाली बात ये रहेगी कि इनके पास कोई भी नेत्री नहीं मिली। इतने समय में इतने टाइम से सरकार है, उसके बावजूद जो इन्हें पैराशूट एंट्री एक कंगना की करनी पड़ी। इतने टाइम से इनके पास इतने नेता थे, इतने दिग्गज नेताओं की बात करते हैं, क्या इनके पास कोई नेता नहीं था जो इन्हें अलग से एक पैराशूट एंट्री के तौर पे करने? और इसमें दूसरी बात, इनको सारे जो कैंडिडेट 6 कैंडिडेट इन्होंने कांग्रेस से अपनी पार्टी में जिनको टिकट दिए, क्या इनके पास भी कोई नेता नहीं था? सोचने वाली बात ये भी है इसमें ना कि इनके पास अगर बीजेपी का अपना नेता था तो कांग्रेस के नेता को टिकट क्यों दे? बीजेपी ने 6 जो विधायक हैं जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी भाजपा में गए थे, उनको टिकट दिया है। और करण भाई इशारा कर रहे थे उन 6 विधायकों पर, और साथ में मंडी लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी खड़ी की गई हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कंगना रणौत। मेरा भी थोड़ा सा उसमें अभिमत ये है कि अगर स्टार हो, फिल्म स्टार हो, चाहे क्रिकेट स्टार हो, वो आ जाए राजनीति में, लेकिन उसको राजनीति की समझ और कम से कम एबीसीडी या उसकी राजनीति की जो परिकल्पना है वो तो होना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा देश के विकास की बात करते करते राजनीति के को 2 दर्जा नीचे लेके चली गई है। अमर के हित की बात करते हैं, इसमें महिलाओं के हित की बात करते हैं, मगर इनके पास सोचने वाली बात है। ठीक है, कंगना भी एक महिला कहते हैं, मगर बीजेपी में कोई और कैंडिडेट नहीं था इतने टाइम से, क्योंकि कंगना जी की बात करते हैं तो उन्हें अभी पार्टी ज्वाइन की, उन्हें एक एंट्री मिली है, जैसे ये कह सकते हैं। मगर इनके पास इतने सालों में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो इलेक्शन लड़ सकता था उस सीट से। मंडी लोकसभा सीट में बिल्कुल वहाँ कोई भाजपा का नेता अच्छा नहीं था क्या? अमर भाई, क्या है मोदी मैजिक या सुरेश कश्यप जी के काम? सबसे पहले तो मैं जो चर्चा आपके बीच हुई इस पर भी थोड़ा सा हल्का सा बोलना चाहूँगा कि जो कंगना की आपने बात कही, तो उसी पर बयान आता है जो हमारे प्रतिद्वंदी है उनके, विक्रमादित्य सिंह। वो कहते हैं कि अगर इस वक्त मैं सबसे बड़ा मसीहा हूँ तो जयराम का मैं ही हूँ। अच्छा, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि यदि कंगना जी बाई चांस जीत जाती है तो वो, ऐसा तो नहीं है कि वो सांसद सीट पर ही रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी हथियाना चाहेंगे, क्योंकि अब इतनी फेम की उनको आदत है। तो अब उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई मसीहा है तो वो मैं हूँ। चलो ये हल्की सी बात है। लगभग ऐसी बात हो गई जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी हट जाएंगे और योगी जी का रास्ता उनको हटा दिया जाएगा, मोदी जी भी हट जाएंगे, फिर अमित शाह निष्कंटक राज करेंगे। जो उन्होंने एक विचार छोड़ा है, शायद वही विचार विक्रमादित्य ने यहाँ पे छोड़ा है। निश्चित रूप से क्या उसका असर पड़ेगा वो तो बाद में देखेंगे। फिलहाल आप अपनी विचार जारी रखें। देखिए, मैं जो आपने कही बात मोदी मैजिक और सुरेश कश्यप वाली, तो इन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली आपदा आई तो जो इन्होंने आरटीआई लगाई थी उसमें क्या निकला कि सुरेश कश्यप जी ने 1,82,00,000 रुपए खर्चे। यही, मैं सही हूँ ना सर? तो और आपदा में नुकसान कितना हुआ? 12,000 करोड़ के आसपास का जो आंकड़े चले हुए हैं। तो मैं मानता हूँ यदि आपको मान लो 12,000 रुपए की जरूरत है और यदि आपको कोई 182 रुपए थमा के चला जाए, क्या फिर उसमें एक आंकड़े उन्होंने और दिए हैं कि बीआरओ ने कितना खर्च किया।
बीआरओ ने जो काम किया उसको अलग से, तो वो तो उनके डिपार्टमेंट का था, सरकार को क्या मिला, हिमाचल को क्या मिला, वो सवाल। और जहाँ तक मोदी मैजिक की बात है, मोदी मैजिक है, ये सभी मानते हैं, ये इससे कोई हम दोहराई नहीं है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जो राम मंदिर है, राष्ट्रीय मुद्दों को इस वक्त जो यहाँ के हमारे कैंडिडेट है वो यूज कर रहे हैं। वो सिर्फ यही के नहीं, कंगना की बात कर लो, उन्होंने सीधे मुंह कह दिया कि मैं मोदी जी के कामों पर लड़ रही हूँ। तो यहाँ भी यही है, नेचुरल सी बात है, बस इनके मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है कि एक्चुअल सी बात ये है। ये गिनवा रहे हैं 1,82,00,000 सांसद निधि, दैट्स इट। लोगों का इवन ये कहना है कि कौन सुरेश कश्यप, हमने तो कहीं देखा भी नहीं, कौन है सुरेश कश्यप, ना कभी हमारे बीच आए। अभी परिचर्चा में यही बात हुई कि सुरेश कश्यप यहाँ तो कभी आए भी नहीं, हमने तो देखा भी नहीं। तो ये मेन कह सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है कंटिन्यूसली, उसमें भी यही चल रहा है कि मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने ये किया, राम मंदिर का मुद्दा मेन इनका है, और बस दैट्स राम इट। मंदिर का मुद्दा है, 370 है, 3 तलाक, 3 तलाक। तो उधर के और 370 की बात करें, 370 का जो वहीं के लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं, ऑफेंड कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए 370, उसका विरोध कर रहे हैं वहीं पर, 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं, क्यों है? तो वो अब देखने को मिल रहा है कि नॉर्मली इनके पास जो 2-3 मुद्दे हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके लिए नेगेटिव साबित हो रहे हैं। तो शिमला लोकसभा सीट में फिलहाल अभी 10-11 दिन बचे, आज 15 तारीख हुई है, 15 दिन और बचे हैं लोगों को सोचने के लिए, विचार करने के लिए, और राजनेताओं को, प्रत्याशियों को अपने अपने प्रचार के लिए ये 15 दिन का समय है। अगर मान लीजिए कि कल वोट पड़ते हैं तो कौन भारी पड़ रहा था, सिर्फ बहुत छोटे छोटे शब्दों में बताइएगा, कौन भारी पड़ता है अगर कल वोट होते? अब ऐसे तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि 17 कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरे शिमला पार्लियामेंट्री में, तो ऐसे हम आइडिया लगा नहीं सकते और ऐसे भी पत्रकार को जो है वो बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक पलड़ा भारी की बात है, अगर बात करें हम गांव में जाते हैं तो हालांकि बेशक काम किसी ने ज़्यादा नहीं किया है, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो चाहे भाजपा के सांसद रहे हो, दोनों दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे तो इससे पहले कांग्रेस के रहे और उनके जो अभी जो प्रत्याशी है, जो उनके फादर रहे, तो उनका भी अगर काम के बारे में एनालाइज किया जाए तो वो अलग अलग रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम मान के चले कि अभी जो मुकाबला है वो टक्कर का है। टक्कर का आपको भी मतलब लगती है टक्कर है? टक्कर का बिल्कुल टक्कर का लगता है, मगर जैसा कि आप बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बीजेपी की, मगर लोगों का सवाल ये भी, जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो कैंडिडेट है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आ रहे? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उनके लिए कि सुरेश कश्यप की बात कर लेते हैं या फिर सुल्तानपुरी की बात कर लेते हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी क्यों नहीं रही? इनके जो आगे प्रवक्ता है यही प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। ये भी एक इसमें बात रखी है लोगों ने कि ऐसा क्यों। ठीक है, और मैं सुरेश कश्यप जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, नाहन सिरमौर की बात कर लें तो कहीं ना कहीं लोग नाराज़ हैं। जिस तरह से मैंने बातचीत भी की लोगों से, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है एज ए रिपोर्टर, तो काफ़ी खासे नाराज़ है। और विनोद सुल्तानपुरी जी की बात करें तो उनके जो पिताजी रह चुके हैं उनका काफ़ी मान सम्मान लोग करते हैं, काफ़ी उन्होंने नए नए काम करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्लस पॉइंट उन्हें ज़रूर मिलता है। एक बात मैं कहूँगा, जिस तरह से सुरेश कश्यप मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं, उसी तरह से हम कह सकते हैं जो सुल्तानपुरी जी है वो अपने पिता के नाम पर और उनके किए हुए कामों पर हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं है, वो एक्चुअल है, वो देखी सी बात है। और मुझे लगता है कि अभी तक जिस तरह से मैंने बातचीत लोगों से की, जितने लोगों से बातचीत की, एनालाइज अगर मैं करूँ तो कहीं ना कहीं विनोद सुल्तानपुरी मुझे हल्का भारी लग रहा है, क्योंकि लोग लगातार बोल रहे हैं कि सुरेश कश्यप कौन है, ना कोई काम की है। यदि लोगों को असल में काम से मतलब है, यदि काम करवाना है, यदि मोदी लहर से, यदि राष्ट्र के कामों को गिनकर वोट देना है, तो शायद सांसद जी जो हमारे अभी है। वैसे लोगों का मूड इस बार मोदी जी के उससे ज़्यादा है या क्या चल रहा है? मुझे लगता है वैसे है तो सही, क्योंकि लोग चाहते भी है विकास, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या देखते हैं कि सेंटर में सरकार भाजपा की है, अगर हिमाचल में सरकार भाजपा की होगी तभी पैसा आएगा, ये नेचुरल सी बात है। यदि सेंटर में मान लो कांग्रेस की सरकार होती तो
निश्चित, परंतु हिमाचल में देखने को मिलता है हर 5 साल बाद सरकार बदलती तो चाय समाप्त हो चुकी है और इसके साथ ही समाप्त करते हैं अपनी चाय और खाने पे चर्चा। हम कालाघाट में बैठे हैं मालाज किचन, और यहाँ हमने एक स्वादिष्ट भोजन किया है और चाय भी पी है कड़क एकदम सी। राजेंद्र ठाकुर साहब ने हमें ये स्थान दिया। और आप लोग भी जब कालाघाट, सोलन से कालाघाट की तरफ जाएं तो सोलन से नारक की रोड पे निकलें, मोनास्ट्री की तरफ को जाएं अगर, तो कालाघाट में मालाज किचन है। आप यहाँ का चाय या खाना अवश्य खा सकते हैं। और मिलते हैं इसी तरह की और चर्चाओं में, आगे क्रम जारी रखेंगे। अपने सारे पत्रकार साथी हम सब मिलके इस तरह की चर्चाएं भी करेंगे, और जो हमने हासिल किया है गांव में जाके, वो भी जल्दी ही आपको एक बुलेटिन या एपिसोड के रूप में ज़रूर दिखाएंगे। सर कि अगर कैसा आपको हमारे एपिसोड लगा ज़रूर बताएं। आपके मन में भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके उस सवाल, जो मुद्दे हैं, वो आगे हम पूछ सकें और रख सकें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा एट द एंड, यदि कोई भी जो भी दर्शक हमें देख रहा है, अपनी अगर वो राय रखना चाहता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है या नीचे कमेंट में अपना नंबर लिंक दे सकता है, कमेंट कर सकता है कि हम मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, विकास के मुद्दों पर या राजनीतिक मुद्दों पर, किसी भी मुद्दे पर यदि आप चर्चा करना चाहते हैं, कमेंट में बताएं, हम आप तक पहुंचेंगे और आपसे चर्चा जरूर करेंगे। और ये एपिसोड हम 4 लोग हैं, चारों के चैनल पे एक साथ दिखाई पड़ेगा, और आप लोग उस चारों चैनलों पे अलग अलग अपने राय भी दे सकते हैं, उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। अमर जी से शुरू करते हैं कि अपने चैनल का नाम बताएंगे, फिर उसके अपने करण भाई, सुरेश भाई, और उसके बाद में मैं। दोस्तों, आप हिमाचल न्यूज़ अलर्ट करके सर्च कर सकते हैं, आपको बाकायदा न्यूज़ चैनल आ जाएगा हिमाचल न्यूज़ अलर्ट, और आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं 7876294822 पर, यदि आप चर्चा असल में करना चाहते हैं विकास के मुद्दों पर। थैंक यू। मेरा नाम करण ठाकुर है, चैनल है वायरल हिमाचल। जैसा कि अमर जी ने बताया और हमारे सर ने बताया, तो मेरा नंबर रहने वाला है 9882614001। कोई भी किसी भी प्रकार की राय, सुझाव या कोई चर्चा हो तो आप ज़रूर नंबर में कॉल कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट में लिख भी सकते हैं। हम आपके पास ज़रूर पहुंचेंगे और आपसे ज़रूर आपकी बात सुनेंगे और आगे रखेंगे। मेरे चैनल का नाम है दिव्य लाइव, जो आपके फेसबुक पेज पे भी उपलब्ध है। दिव्य लाइव के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको चैनल आ जाएगा। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पे भी अगर सर्च करोगे दिव्य लाइव मीडिया, तो वहाँ पे भी सर्च करके वो आ जाएगा। इसके अलावा हाँ, ट्विटर में भी अगर आप सर्च करोगे दिव्य लाइव मीडिया, तो वहाँ पे भी जो है वो हमारा चैनल आ जाएगा। इस तरह से इंस्टाग्राम में भी दिव्य लाइव के नाम से है। हमारे सभी प्लेटफॉर्म पे जो है हम उपलब्ध है, और ये जो प्रोग्राम है या जो खबरें हैं हिमाचल की, वो आपको दिव्य लाइव सर्च करके ही आपको जो है वो सभी प्लेटफॉर्मों पे आप जो है वो देख सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है SJTV नाम से, जबकि फेसबुक पेज है सत्यमेवजयते.com नाम से। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 78777895783639। एक बार फिर रिपीट कर दूं, 7895783639। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी ही किसी और चर्चा पे, किसी और जगह पे। नमस्कार।